नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर है एक और सीटेड वीडियो के साथ, जिसमें बाल विकास के अधिगम टॉपिक से 30 प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोग 30 प्रश्न देख चुके थे और उसी क्रम में आज के इस पार्ट में आज भी हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। तो साथियों, ऑप्शन आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के सार्थक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर। तो पूरे 30 प्रश्न देखने हैं हमको। यहाँ पर पूरे ऑप्शन को हम यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे, जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर हम ऑप्शन को बोलते हुए चलेंगे, यानी उच्चारित करते हुए चलेंगे। प्रश्न हम उच्चारित कर देते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो यह सीखने के सादृश्यता के नियम से प्रेरित है या फिर संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व है अभ्यास, तत्परता और अंतर्दृष्टि। तो साथियों, सीखने के लिए आवश्यक तत्वों में आपका अभ्यास, तत्परता और अंतर्दृष्टि, ये सभी आवश्यक है। और फोर्थ वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि सीखना कोई रिक्त स्थान और सीधी होती है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। तो सीखने के बारे में यह जो कहा गया है, ऑप्शन आपका इसके हिसाब से सही होगा। सीखना जो है कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका जो साथी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर रिक्त स्थान चलती रहती है। यानी कह रहा है कि स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीखने और यहाँ पर प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है। तो जब कोई भी पहले से हम लोग जो सीखे हैं, जो चीज़ें हम लोग सीखे हैं, अगर वह नई परिस्थितियों में या स्थितियों में सीखने में थोड़ी भी हमारी मदद नहीं करती है या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस प्रकार के अधिगम को हम अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चे को सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ये सत्य पूछा गया है, यहाँ पर सभी ऑप्शन हमको उच्चारित करने पड़ेंगे। सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। तो देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता है। बाकी के और ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, यहाँ पर असत्य होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न भी सकारात्मक है, ऑप्शन भी सकारात्मक यहाँ पर दिया गया है, ये भी सही है। सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। ये सभी ऑप्शन सही ही दिख रहे हैं। तो प्रश्न में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। इसको फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर असत्य होगा तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल इसको प्रश्न को आगे बढ़ा देते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो इस स्थिति को कहते हैं। तो साथियों, इस स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। जब बाधा हो रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड।
जब एक शिक्षण वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों में सीखने की गति तीव्र है, किंतु बाद में प्रयासों में यह गति क्रमशः मंद होती चली जा रही है, यानी चली जाती है, तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इसका सही जवाब होगा ऋणात्मक शिक्षण वक्र, यानी कह रहा है कि गति क्रमशः मंद होती चली जा रही है, तो ये ऋणात्मक वक्र शिक्षण वक्र होगा। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो सीखने के जो वक्र हैं सीखने के प्रगति के सूचक हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक के उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूछा गया है कि विशेषता नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर तीन जो है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है, जबकि यहाँ पर आप पहले वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें ये दिया गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो ये वाला जो है विशेषता नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नहीं पूछा गया इसलिए हम लोग निगेटिव वाले को आंसर लगा रहे हैं। यानी हम ये नहीं है कि हम लोग केवल शैक्षिक संस्थान में ही सीखते हैं, हम अपने घर पे भी सीखते हैं, अपने परिवार से भी सीखते हैं, हम जिस वातावरण में जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। यानी शिक्षा जो है औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों में होता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है, सही है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनधिगम भी सीखने का हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर तो दो सही है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये जो है सही नहीं है, सेकेंड वाला जो है सही नहीं है, यानी इसी पर हम लोग सही आंसर लगाएं, क्योंकि पूछा गया है किसको लक्षण के रूप में नहीं मान सकते। अभी हमने ऊपर देखा अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है, ये भी सही है, यानी कि नेगेटिव पूछा गया है, सेकेंड वाला हमारा यहाँ पर नेगेटिव के लिए सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो यहाँ पर सही सटीक जवाब जो हमारा जाएगा, सही आंसर वो जाएगा साथियों फर्स्ट के साथ, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, इसलिए हम लोग फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है? सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम,
मनोरंजन द्वारा अभिगम, भाषा निर्देशित अधिगम या फिर प्रायोगिकता आधारित अधिगम। तो साथियों इसका सही जवाब जो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और देखिए पहले ही महंगी दिया गया, चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, ये थोड़ा सा सही है, फिर भी देखते हैं, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, यानी किस चीज़ को, प्रतिस्पर्धा को, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रभावशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो इसका भी प्रश्न हमारा सकारात्मक है, सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यानी किनके द्वारा दिया गया है, तो यह मार्शल के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है, तो सीखना व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक या फिर ये सभी। तो जो सीखना है साथियों यह एक सामाजिक गतिविधि है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, प्रेसी का, रॉबिन्सन का, फ्रेंडसन का या फिर हॉर्कस का। साथियों सही जवाब हो जाएगा फ्रेंडसन का है यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं, तो जो थॉर्नडाइक है उन्होंने सीखने के 5 गौण नियम बताए हैं, ऑप्शन इसका फर्स्ट सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, तो साथियों यह हो जाएगा आपका शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाता है। प्रश्न में ये कहा गया है साथियों कि अगर प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या कहलाएगा। विधेयात्मक, निषेधात्मक, शून्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कठिन अगर होता है तो यह हो जाएगा निषेधात्मक, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। कह रहा है कि अगर किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो उसका जो संबंध है वह क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। तो ये पूछा गया है कि यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, इसका सही जवाब होगा अभ्यास के नियम पर, यानी बार बार अभ्यास किया जाए तो वह उसका जो संबंध है वह दृढ़ हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो साथियों यह कहलाता है अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है। अरे क्रिया की सफलता से संतोष होता है और असफलता से क्या होता है, असंतोष, यानी इंसान को संतुष्टि नहीं होती है।
तो यहाँ पर जो है सही जवाब इसका जो जाएगा साथियों वो आपका प्रभाव के नियम की ओर, यानी उसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभव की सफलता निर्भर करती है, यानी यह किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले के प्रेरणाओं पर, या फिर सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। सुखदायक अगर प्रभाव है तो संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव है तो कमजोर होते हैं। क्या संबंध? तो संबंध के बारे में पूछा गया, कह रहा है यह नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर अनुप्रयोग का नियम। तो प्रभाव आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, प्रभाव का नियम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो क्या हो? अच्छा हो, बुरा हो। अच्छा या बुरा दोनों होता है, न अच्छा होता है और न ही बुरा होता है। तो सही जवाब होगा जो अच्छा या बुरा दोनों होता है, यानी हम गलतियों से भी अपने सीखते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कह रहा है मानव सीखना में आप निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व देंगे? उत्सुकता, पुनर्बलन, परिणाम ज्ञान, आकांक्षा स्तर, यानी किसको आप अधिक महत्व देना चाहेंगे? तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, उत्सुकता, पुनर्बलन, परिणाम ज्ञान और आकांक्षा स्तर। तो विकल्प दिया गया है 1, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4, 3, 4 तथा 1 और 1, 2 तथा 4। तो यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों बाकी के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर देंगे। और इसके बाद आपको फिर से प्रीवियस ईयर की एक और वीडियो देखने को मिलेगी, यानी एक बार आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।